नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग बिजनेस न्यूज़पेपर्स के सबसे बढ़िया आर्टिकल्स को पिक करके उन्हें एनालाइज करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको इन्हें पढ़ना है, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं और क्या कॉज एंड इफेक्ट होता है हर एक इवेंट का। तो आज मैं और ज़्यादा आर्टिकल्स लेके आया हूँ आपकी रिक्वेस्ट पर, एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए शुरुआत करने से पहले। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल से यह है टेस्ला के बारे में जी। तो यहाँ पे बात हो रही है एक रेस की, रेस फॉर टेस्ला यूनिट स्टिल ऑन बिहाइंड द सीन्स। रेस हो रही है टेस्ला यूनिट के लिए। यस, तो यहाँ टेस्ला रेस में नहीं है, यहाँ रेस में है हमारी लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स। यस, तो काफी कंपेरेटिव माहौल हो गया है मुझे लगता है स्टेट्स के बीच में। अगर आप देखें तो टेस्ला इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है, राइट। एंड ऐसा न्यूज आ रही थी कि टेस्ला ने इन्वेस्टमेंट प्लान जो है अभी बैक बर्नर पे रख दिया है। तो जो सोर्सेस क्लोज हैं इस डेवलपमेंट से, उनका कहना है कि यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं, 3 काफी डेवलप्ड स्टेट्स भी हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात। ये सबसे आगे हैं, फ्रंट रनर्स हैं ग्लोबल मेजर्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। जी हाँ, तो टेस्ला क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहता है, तो ये वो कंपनीज हैं जो सबसे आगे हैं, स्टेट्स हैं जो सबसे आगे हैं इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपने स्टेट में अट्रैक्ट करने के लिए, सेटअप के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिसीजन डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है टेस्ला का। जी, टेस्ला क्या करना चाहता है इंडिया में आकर, ये जो भी उसका गोल होगा इस पे डिपेंड करेगा कि ये कौन से स्टेट में अपना प्लान सेटअप करता है। जैसे कि लो कॉस्ट मॉडल बनाना है अगर इंडिया में और बेचना है, तो उसके लिए महाराष्ट्र बेटर चॉइस है उसके लिए। और उसके अलावा अगर एक्सपोर्ट करना है कि इंडिया में नहीं बेचने वाला, मैं 90% लेट से एक्सपोर्ट करूंगा अपने कार्स को, तो यहाँ पे तमिलनाडु एक अच्छा ऑप्शन है इनके पास, जो डील ले सकता है, सील कर सकता है यहाँ पे। इसके अलावा गुजरात, देखिए गुजरात में खास बात यह है इस वक्त कि गुजरात गवर्नमेंट इन्हें अच्छी खासी सब्सिडीज दे रही है, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉजिस्टिक लॉसेस को कवर करने के लिए काफी सब्सिडीज मिल रही है इन्हें। तो यहाँ पे ये मल्टीपल राउंड्स चल रहे हैं डिस्कशन के, लोकल मैन्युफैक्चरर से भी इनकी पार्टनरशिप्स होगी। यस, जो इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं कंपनीज, उनके साथ भी पार्टनरशिप होगी टेस्ला की। तो तमिलनाडु का एडवांटेज इन्होंने बताया क्या है कि एक एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम है तमिलनाडु में, पोर्ट पास में ही है, तो आप सी को एक्सेस कर सकते हैं, ओशंस को एक्सेस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्रीज में। इसके अलावा खास बात क्या है, देखिए पुणे इनके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी अगर ये लो कॉस्ट मॉडल बनाना चाह रहे हैं 18 से 25 लाख का। यहीं पे मैन्युफैक्चर किया पुणे में, पुणे से मुंबई पास है जहां पे ये मॉडल अच्छा खासा बिकेगा, और एनसीआर रीजन भी पास है जहां पे सबसे ज्यादा सेल्स इनकी रहेगी। तो ये बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं ओवरऑल इन दोनों जगहों पे सेटअप करने के लिए। तो जो टॉप चॉइसेस हैं इसके लिए महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट सब्सिडीज बहुत ज्यादा दे रही है, तो इसीलिए गुजरात को भी यहाँ पे वन ऑफ द टॉप चॉइसेस में रखा गया है ओवरऑल। तो यहाँ पे देखिए तो टेस्ला के लिए भी अभी थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है। बता दूं, टेस्ला वैसे तो बहुत हाई रहा है टेस्ला का, लेकिन अगर आप देखें तो लो सेल्स से परेशान है टेस्ला भी। यस, इवन अगर आप चाइना में देखें तो चाइना में इनको बहुत स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है चाइनीज ब्रांड से। BYD वगैरह आप सर्च कीजिए, टेस्ला से ज्यादा गाड़ियां बेच रहे हैं ये ओवरऑल। एंड जो साइबर ट्रक भी इन्होंने लॉन्च किया, इसका कुछ बहुत खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे काफी मतलब आप देख सकते हैं कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्योंकि आप देखिए जब भी कोई एक सेक्टर कहता है ना ये सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत ग्रोथ है, तो हर आदमी वही सेक्टर में बिजनेस करना चाहता है और उस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो टेस्ला को भी यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ईवी के सेक्टर में, जहां पे हम देखने को मिल रहा है हमें कि ईवी में अब कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है पहले से कंपैरेटिवली। आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पर। सबसे पहला आर्टिकल है वेदांता के बारे में। वेदांता काफी बड़ी कंपनी है, राइट, इंडिया की जानी मानी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेदांता ना डीमर्जर कर रही है अपनी कंपनी का। तो डीमर्जर, और मैं बता देता हूं आपको डेफिनेशन क्या होगा। मर्जर समझना पड़ेगा आपको इससे पहले, क्योंकि मर्जर क्या होता है कि मान लीजिए कंपनीज है कोई भी दो, ठीक है, 2 कंपनीज हैं, जब वो मिल करके एक कंपनी बन जाए ना, तो इसे बोलते हैं मर्जर। तो ये आप कह सकते हैं कि ये मैरिज होता है, ठीक है, 2 कंपनीज का। 2 कंपनीज ए है ए लिमिटेड और एक है बी लिमिटेड, ये दोनों मिलके ए बी लिमिटेड बन गई, या ए ही लिमिटेड में कंबाइन हो गई बी लिमिटेड। तो ये क्या होगा, इसे हम बोलेंगे मर्जर। और डी मर्जर इसका बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस है। अगर आप देखें कि ए बी लिमिटेड है और 2 कंपनीज इससे बन जाती है, एक ए लिमिटेड और एक बी लिमिटेड, तो इसे हम बोलेंगे डी मर्जर, इसका उल्टा। तो जैसे आप देखिए रिलायंस है, राइट, रिलायंस में रिलायंस जियो भी है, रिलायंस पेट्रोलियम भी है, रिलायंस रिटेल भी है ना।
तो तीनों बिल्कुल ही अलग सेक्टर की कंपनीज हैं। अगर तीनों को अलग अलग कर दिया जाए, स्टॉक मार्केट में अलग अलग लिस्ट भी कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगी, ये इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीमर्जर। तो ये प्रोसेस कहलाएगा डीमर्जर। और वेदांता में 6 इंडिपेंडेंट कंपनी एंटिटीज जो है ये यहां से निकल करके आएंगी। वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल्स एंड वेदांता बेस मेटल्स एंड वेदांता लिमिटेड। ये सारी कंपनीज अलग अलग हो जाएंगी जब वेदांता का डीमर्जर होगा और यहाँ पे फिक्स होगा। तो अब इन्होंने क्रेडिटर 75% जो इनके सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं इनसे अप्रूवल ले लिया है कि क्या हम डीमर्जर कर सकते हैं। एंड अब सिर्फ NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से लेना बाकी है ओवरऑल अप्रूवल। आते हैं दूसरे आर्टिकल पर। इंडियंस टू हेड टू सिंगापुर फॉर सेमीकंडक्टर स्किल्स ट्रेनिंग। इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है सेमीकंडक्टर के लिए इस बजट में स्पेसिफिकली। अब देखिए बजट भी एलोकेट हुआ है अच्छा खासा सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे इंडिया से कुछ एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के लोग ये दोनों जाएंगे कहाँ, सिंगापुर, और ये स्किल्स ट्रेनिंग लेकर आएंगे सेमीकंडक्टर के बारे में, इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, रिसर्च लेके आएंगे इंडिया के लिए। और इसी तरीके की पार्टनरशिप भी अभी हुई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया सिंगापुर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन से, जहां पे हम ने ये एग्री किया कि इंडिया के लोगों को हम भेजेंगे, एकेडमिक्स को भेजेंगे, इंडस्ट्री के लोगों को भेजेंगे, ताकि वो इंफॉर्मेशन लेके आए कि किस तरीके से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं इस सेक्टर में। AI रोबोट्स फर्म्स लीड स्पेस अब्जॉर्प्शन इन बेंगलुरु। देखिए कोई सेक्टर ग्रो कर रहा है या नहीं ना, उसका एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर हमें आज पता चला। रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उनका ये बताना है कि बेंगलुरु में इस टाइम पे जितने भी नए ऑफिस स्पेस रेंट हो रहे हैं ना, उसमें से 21% एक ही सेक्टर के हैं। कौन सा सेक्टर है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। यस, ये कंपनी सबसे ज्यादा ऑफिस स्पेस अभी स्पीड से रेंट कर रही है अगर आप देखें कंपैरेटिव बेसिस पे। तो ओवरऑल IT और IT सर्विस सेक्टर जो है 69% शेयर इसका है बेंगलुरु के टोटल ऑफिस स्पेस में। यस, ऑफ कोर्स IT कंपनीज ही सबसे ज्यादा ऑफिस स्पेस लेंगी बेंगलुरु में, दैट इज अज्यूम, दैट इज वेरी ऑब्वियस। बट इसमें भी 21% शेयर हमें देखने को मिल रहा है स्पेसिफिक AI एंड रोबोटिक्स जो ऑफिसेज हैं, कंपनीज हैं, ये एक्वायर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पता लग रहा है कि लोकल इकोसिस्टम काफी सपोर्ट कर रहा है इस सेक्टर को, एंड काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और ग्रोथ भी है इस सेक्टर में। Vivo to begin manufacturing at Greater Noida plant. Yes, Vivo, Oppo, OnePlus, ये सारी एक ही पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर आता है Realme भी। आप देखें तो एक ही पेरेंट कंपनी है चाइना में इनकी, जिनके अंदर ये सारे सब्सिडियरीज आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक ही कंपनी के ये सारे पार्ट हैं। एंड वीवो यहाँ पे क्या करने वाला है, ग्रेटर नोएडा में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है। वीवो बहुत बुलिश है अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में जो इंडिया में उसने अपनाई है, और इंडिया में ग्रेटर नोएडा में इन्होंने चूज किया है 169 एकड़ में एक प्लांट, न्यू प्लांट सेटअप किया गया है, जिसमें ये 6 करोड़ 60 मिलियन 6 करोड़ मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर करेगा हर साल। एंड इसे जब ये फुली ऑपरेशनल होगा तो करीब 12 करोड़ मोबाइल मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया से। यस, पेटीएम ऑन ट्रैक टू हिट प्रॉफिट। 197 कम्युनिकेशंस व्हिच ऑपरेट्स ब्रांड पेटीएम एंटिसिपेट्स नो इम्पैक्ट ऑन इट्स पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। पेटीएम के बारे में बात करते हैं। पेटीएम एक ऐसा शेयर रहा है जिन्होंने IPO पे खरीदा इस शेयर को तो करीब 70 से 80% वेल्थ उनका लूज कर दिया, उन्होंने लॉस में चले गए लोग इस एक शेयर की वजह से। तो यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं, काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल पेटीएम का अगर आप देखेंगे। बट अभी पेटीएम ने एंटिसिपेट किया है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने इस बार जितने भी आप छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं ना UPI में, तो इसका खर्चा अच्छा खासा होता है, तो गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडीज देती थी जितनी भी फिनटेक कंपनीज को है। तो इस बजट में उन्होंने इस सब्सिडरी के बजट को ना 50% रिड्यूस कर दिया। तो इसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि पेटीएम जैसी कंपनीज को घाटा हो सकता है, लेकिन पेटीएम ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, पेटीएम को इससे घाटा नहीं होने वाला है, इनका ये कहना है। और एक्चुअली इस साल ये एक प्रॉफिटेबल क्वार्टर डिलीवर करेंगे, तो एक क्वार्टरली प्रॉफिट इनका आने वाला है। तो ओवरऑल आप देखिए गवर्नमेंट ने जो 1440 करोड़ इंसेंटिव एलोकेट किया था फिनटेक फर्म्स के लिए और स्मॉल वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शन के लिए, ओवरऑल ये 42% लोअर है पिछले साल के बजट से जो था करीब 2500 करोड़ का। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये कमिटेड है अपने टारगेट्स के लिए, और विदाउट UPI इंसेंटिव भी इस बार प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेंगे। कोई फर्क इनके प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं पड़ने वाला है UPI के इंसेंटिव से। ठीक है, आ जाते हैं अब दूसरे आर्टिकल पे।
गूगल एंटरपिक टाई अप अंडर यूके इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए यूरोप और यूके में काफी इन्वेस्टिगेशन चलते रहते हैं, मेटा पर, फेसबुक पर, एप्पल पर और गूगल पर, ठीक है। काफी, क्योंकि इन पे आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े इल्जाम भी लगते हैं कि किस तरीके से ये मोनोपोलिस्टिक ये सिनारी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। हर जहाँ भी जाते हैं, जिस सेक्टर में भी जाते हैं, मोनोपोली ये क्रिएट करते हैं और दूसरे छोटे फर्म्स को ये परेशान करते हैं ओवरऑल। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्या हो रहा है। देखिए, एआई एक स्पेस है जहां पे हर कंट्री लीड करना चाह रही है, राइट, करना चाहती है। अब गूगल ने पार्टनरशिप किया है यूएस स्टार्टअप एंटरप्रेक के साथ, जिसपे डीपर स्क्रूटनी की जाएगी यूके के वॉचडॉग एंटी ट्रस्ट द्वारा, ठीक है। तो मैं बता दूं, एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग क्या करता है, इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। वो देखता है कि कहीं कोई कंपनीज मिलकर मोनोपोली तो नहीं क्रिएट कर दे रही है, कहीं डिसएडवांटेज तो नहीं ले रही दे रही है दूसरी कंपनीज को बहुत बड़ा। तो वही वॉचडॉग जो है, ये एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग यूएस में भी है, यूके में भी है, और ये यही काम करता है। ये स्क्रूटनी करता है दो कंपनीज के बीच में, किस तरीके से कहीं मोनोपोली तो नहीं क्रिएट कर देंगी, बहुत बड़ा तो एडवांटेज ये नहीं क्रिएट कर देंगी अपने लिए। तो यहाँ पे बहुत नंबर ऑफ प्रोब्स चल रहे हैं बिग टेक इन्वेस्टमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो कॉम्पिटिशन और मार्केट अथॉरिटी है, उन्होंने कहा कि हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं मार्केट के प्लेयर से और हम ये डिटरमाइन करेंगे कि इनका जो मर्जर है, ठीक है, फिर से वर्ड आया मर्जर, मतलब दोनों कंपनीज का एकजुट मिल जाना। तो इस मर्जर से कहीं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा यूके की दूसरी कंपनीज को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही हैं, कहीं ये इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो नहीं करना शुरू कर देंगे या प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस तो नहीं करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने पैटर्न देखा कि जितनी भी लार्ज टेक फर्म्स है ना, ये एआई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स एआई स्टार्टअप्स को भी पैसा चाहिए, राइट, ताकि वो आगे डेवलपमेंट कर पाए। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, रिसर्च करना इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। तो लेकिन इससे कंपटीशन कंसर्न्स आ जा रहे हैं बहुत बड़े। तो उन्होंने कहा कि एक इंटरकनेक्टेड वेब है पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट्स का एआई में, जी, एक पूरा जाल बिछा हुआ है। और गूगल ने कमिट किया था कि $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में लास्ट ईयर। फाइनेंसिंग से पहले गूगल ने मेजर क्लाउड एग्रीमेंट साइन कर लिया एंटरपिक के साथ, ठीक है। ये अमेजन की डील्स को भी देख रहे हैं, अमेजन ने टोटल $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है एंटरपिक में, ठीक है। और एक फुल ब्लोन प्रोब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की डील में भी कर दिया है विद इन्फ्लेक्शन एआई, जहां पे ये माइक्रोसॉफ्ट के इन्वेस्टमेंट को भी अभी स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप है, उन्होंने रिलीज किया लेटेस्ट मॉडल ऑफ क्लाउड 3.5 सोनेट इन जून, और इन्होंने क्लेम किया कि आउट परफॉर्म करता है राइवल्स को सच एज कोडिंग में, टेक्स्ट बेस्ड रीजनिंग में। तो यूके के रेगुलेटर ने एक डेडलाइन सेट की अगस्त 13 की मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए कि वो अपना कमेंट बताएं कि क्या यहाँ पे करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए और किस तरीके से हम मोनोपोलीज क्रिएट होने से रोक सकते हैं ऐसे सेक्टर में। ये चाहते हैं कि जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी फर्म थ्राइव करें यहाँ पे और सारी एक साथ ग्रो करें, ना कि एक दो कंपनीज पूरे सेक्टर को डोमिनेट कर दें। स्टीलिंग मार्च, द बिग बॉयज ऑफ स्टील आर पुशिंग द पेडल टू ड्राइव द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टील सेक्टर की, जो बहुत ही एक अनयूजुअल फेज से गुजर रहा है, ठीक है। और मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ इंडिया में, क्योंकि मेटल सेक्टर में काफी लोगों ने निवेश भी किया होगा इंडिया में। तो स्टील जो है सबसे कॉमन रॉ मटेरियल रहा है। जब हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी लॉन्च किया था 1908 में, यहाँ पे फोर्ड कंपनी के फाउंडर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और करीब 100 साल बाद ये अभी भी अनचेंज है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। जो सक्सेस था मॉडल टी का, वहां पे लाइन्स यूज की गई थी, पुटिंग द वर्ल्ड ऑन व्हील्स, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी भी अलॉय का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है ऑटोमोबाइल्स में। यस, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, और ये एक बहुत बड़ा लीप लेने वाली है। क्या लीप लेने वाली है ये ऐसा? यहां पर अगर आप देखें तो इंडियन कार मेकर ने टच किया है 4.3 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, और ये 8 मिलियन हो सकता है, ऑलमोस्ट डबल 2030 तक, यस, इस डेकेड के एंड तक। तो यहाँ पे स्टील कंपनीज और बढ़िया मार्जिन और प्रेस्टिज गोल कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टील के बिना आप कार्स को नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही रिगरस अप्रूवल प्रोसेस है जो कार मेकर्स फॉलो करते हैं, और कुछ हैंडफुल स्टील कंपनीज ही हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है कि उस ग्रेड का, स्पेशलाइज्ड ग्रेड का स्टील बना पाए कार कंपनीज के लिए, वो भी स्क्रैच से, जैसे कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आर्सेलरमित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया, ये सारी कंपनीज बनाती है। एंड देन कम्स पॉस्को, ठीक है, जो लॉन्ग प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं। आउट ऑफ 136 मिलियन टन ऑफ स्टील कंजम्पशन इंडिया का स्टील कंजम्पशन है 136 मिलियन टन। 8 से 10% ऑटो और ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री सेट के पास चला जाता है जी, ओवरऑल स्टील प्रोडक्शन का। लेकिन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो ये सेगमेंट सप्लाई टॉप क्वार्टाइल में है। मतलब
ये हाई मार्जिन बिजनेस है और ऑटो मेकर्स जो आपसे स्टील खरीदते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें महंगा चलेगा लेकिन हमें क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे कार मेकर्स जो है, ऑटो स्टील मेकर्स जो है, ये भी बहुत ही बढ़िया मार्जिन मांगते हैं। कहते हैं ठीक है हम आपके लिए बनाएंगे लेकिन ये चीजें महंगी आएंगी, तो इनको मार्जिन भी बढ़िया मिलता है ओवरऑल। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑटो मेकर्स भी अब तैयारी कर रहे हैं कि ये इंडिया स्टोरी को एक बड़ा बनाए। जितने भी बिग बॉयज है हमारे स्टील के, जो हमने देखा टाटा स्टील, आर्सेलरमित्तल, इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, ये पुश कर रहे हैं पेडल कि ये मोबिलिटी में पार्टिसिपेट करें। ये कटिंग एज फैसिलिटीज बना रहे हैं इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए, ठीक है, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की कैपेबिलिटीज बना रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, टेस्ला भी क्या कह रहा है, वो इंडिया में आने की बात कर रहा है, दुनिया की दूसरी कंपनीज भी इंडिया में आने की बात कर रही है। तो ऑफकोर्स अगर उनको स्टील लोकली वो एक्वायर कर पाएंगे अच्छी हाई ग्रेड क्वालिटी की, तो वो क्यों नहीं करेंगी, वो बाहर से क्यों एक्वायर करेंगी ये सारी चीजें, राइट। तो ये यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाने की बात हो रही है और इंडिया में लाने की बात हो रही है व्हेन इट कम्स टू स्टील इंडस्ट्री। वर्ल्ड सप्लायर्स टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील बीफ अप कर रहे हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों को जी। तो दो मार्केट है डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के लिए, एक तो डोमेस्टिक मार्केट है और एक फॉरेन मार्केट्स है। तो इनके पास मोर देन 1/3 शेयर है ऑटोमोटिव स्टील मार्केट का और ये बिजनेस को बिल्ड करते रहेंगे अपने पोर्टफोलियो से, ठीक है, इनका ये कहना है। तो जो लार्जेस्ट स्टील मेकर है बाय डोमेस्टिक कैपेसिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्होंने भी कस्टमर्स बिल्ड करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में। यस, यहाँ पे सप्लाई इन्होंने किया है क्वांटिटीज में ऑटो मेकर्स को इन यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, और ये और एडिशन करेंगे डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेल्स को भी। तो ये ऑटोमोटिव कंपनीज को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं जहां पे ये हाई क्वालिटी स्टील प्रोवाइड करेंगे ऑटोमोटिव कंपनीज को। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट है ये सप्लाई करता है एमजी मोटर्स को ओवरऑल, और ये शेयर और इंक्रीज होगा क्योंकि जेएसडब्ल्यू और एमजी ने पार्टनरशिप कर लिया है। तो अब एमजी मोटर्स की कार ऑफकोर्स जब आएंगी तो इसमें जेएसडब्ल्यू का ही पूरा का पूरा स्टील यूज किया जाएगा, क्योंकि अब दोनों एक जॉइंट वेंचर भी बन चुके हैं। तो किसी और को ये क्यों इन्वॉल्व करेंगे, इट डज नॉट मेक सेंस। ओवरऑल अगर आप देखें तो आत्मनिर्भर वे बिफोर, कार और स्टील मैन्युफैक्चरर्स पहले ही लोकलाइजेशन जर्नी शुरू कर चुके हैं आत्मनिर्भर वर्ड आने के बहुत पहले से ही, ठीक है। ऑटो कंपनीज ने स्टेप अप किया लोकलाइजेशन लास्ट 15 सालों में, स्टील कंपनीज ने कैपेसिटी बिल्ड की इंडिया में, बाहर भी एक्सपैंड किया। तो ओवरऑल अगर आप देखें, अगर इन्वेस्टमेंट्स डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स द्वारा की जाए इंडिया में तो इंपोर्ट रिड्यूस हो सकता है फ्रॉम 10 to 5%, और ये हुआ है इन द लास्ट 5 to 6 years। ये कहना है टाटा मोटर्स के स्पोक्स पर्सन का। तो मोर देन 95% ऑफ स्टील जो हम इंडिया में यूज करते हैं ना, वो मेड इन इंडिया होता है, यस, पूरी तरीके से। एंड हम इंपोर्ट करते हैं सर्टेन ग्रेड ऑफ स्टील जो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, और उसकी क्वांटिटी इतनी कम रिक्वायरमेंट होती है क्वांटिटी की कि हमें लोकली मैन्युफैक्चर करने का कोई सेंस नहीं बनता उसके लिए। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स ने नोट किया कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंजीनियरिंग बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। यस, कार को लेके, ऑटोमोबाइल्स को लेके अब बाउंड्रीज को पुश किया जा रहा है, काफ़ी इनोवेशन लाया जा रहा है ताकि कार के वेट को कम किया जाए, एवरेज इंक्रीज किया जाए, लेकिन सेफ्टी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, कस्टमर एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो जो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री की फर्स्ट ग्रेड टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की जा रही है इंटरनेशनली, ठीक है। इंटरनेशनल स्टील मिल्स के साथ ही एंगेज करते हैं और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी लोकलाइजेशन को फिर इंप्रूव करते हैं। तो आप देखिए कि कोलैबोरेशन यहाँ पे किस तरीके से किया जा रहा है कि ओवरऑल क्वालिटी को इंटरनेशनल रखा जाए। और पार्टनरशिप्स की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इंडियन कंपनीज ने, स्टील कंपनीज ने पार्टनरशिप की है ग्लोबल लीडर्स के साथ फॉर टेक्नोलॉजी, लाइसेंस प्रोडक्ट भी सेल करने किया है इन्होंने। जापानीज मेजर जेएफई स्टील ने पिक किया 15% इक्विटी स्टेक जेएसडब्ल्यू स्टील में। इससे एक स्ट्रेटेजिक अलायंस और टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट भी क्रिएट हुई जहां पे टेक्नोलॉजी भी जेएसडब्ल्यू स्टील को मिला है जापान से। तो ऑफकोर्स यहाँ पे ये शेयर करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं ओवरऑल। टाटा स्टील ने साइन किया जॉइंट वेंचर निप्पॉन स्टील के साथ 2011 में, जहां पे 0.6 मेट्रिक टन पर एनम कंटिन्यूस एनीलिंग लाइन सेटअप की गई जमशेदपुर में। जमशेदपुर इज प्रिटी फेमस, अगर आप देखेंगे टाटा के काफ़ी पुराने वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप है ऑलरेडी। तो निप्पॉन के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया, उसी तरीके से जेएसडब्ल्यू ने जेएफई स्टील के साथ किया। वाइंग फॉर अटेंशन, तो अगर आप सोर्सिंग देखें ऑटो ग्रेड स्टील की, ऑटो ग्रेड स्टील कौन सी स्टील होगी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज में यूज होती है फ्रॉम इंडिया, तो ये इट इज बाउंड टू इंक्रीज, ये इंक्रीज होनी ही होनी है। और यहाँ पे देखिए कार मेकर्स के लिए, तो कार मेकर्स को फायदा क्या होगा, अब इंडिया में सोचिए टेस्ला आता है और उसको स्टील अगर चाइना से इंपोर्ट करे कार में बनाने के लिए, तो क्या वो इंडिया आना चाहेगा?
बिल्कुल नहीं आना चाहेगा। तो ऑफ कोर्स जितने रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि स्टील जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर लोकली मैन्युफैक्चर हो जाए, सोर्स हो जाए, तो इंडिया में इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज और ज़्यादा आएंगी और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।